A very good morning, student. So, again we continue with chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous class, I teach you cell envelope and its modification. In today's class, we study about ribosomes and its inclusion body. Okay. So, first of all, I revise those things which I teach in previous class, that is cell envelope and its modification. Okay. So, what is cell envelope? सेल एनवेलप क्या होता है? मैंने आपको बताया था सेल एनवेलप हम लोग उसको कहते हैं, मतलब जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, उसको हम क्या कहते हैं? सेल एनवेलप। और ये जो सेल एनवेलप है ये किस में प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि अभी हम कौन से सेल्स की बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स हैं, जो कि स्पेशली किस में प्रेजेंट होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ओके। तो ये जो सेल एनवेलप है ये क्या होता है? ये 3 लेयर से बना होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि सेल एनवेलप जो है वो कितने 3 लेयर से बना होता है। फर्स्ट लेयर होता है आपका ग्लाइकोकाइलिक्स, सेकेंड लेयर इज सेल वॉल और थर्ड लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि सेल वॉल जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है। दैट इज फर्स्ट इज ग्लाइकोकाइलिक्स, सेकेंड वन इज सेल वॉल एंड थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। देन ये जो एक एक लेयर्स हैं इनका अपना अपना एक एक फंक्शन होता है। जैसे कि सेल वॉल है वो क्या करता है? वो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि सिलेक्ट करके किसी भी चीज़ को, किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने देता है और सेल से बाहर आने देता है ना। उसके बाद ये जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है ये क्या होता है? इसका कॉम्पोजिशन, इसका थिकनेस अलग अलग होता है अलग अलग बैक्टीरियाज में। ठीक है। तो बैक्टीरिया में हमने देखा था कि ग्लाइकोकाइलिक्स का जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग रहता है। ठीक है। किसी किसी में वो बहुत ही लूज शीट के फॉर्म में रहते हैं जिसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और किसी में वो थिक और टफ फॉर्म में होते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लाइकोकाइलिक्स की। और ये ग्लाइकोकाइलिक्स हर बैक्टीरिया में कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। किसी में स्लाइम लेयर के फॉर्म में होता है तो किसी में कैप्सूल के फॉर्म में होता है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको स्टेनिंग मेथड के बारे में बताया था कि एक स्टेनिंग प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है ना। स्टेनिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि स्टेन को अपने सेल एनवेलप में कंटेन कर लेते हैं, अपने सेल एनवेलप में ले लेते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। और ऐसे बैक्टीरियाज जो कि स्टेन को अपने सेल एनवेलप में नहीं कैरी करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव। और ये स्टेन होता क्या है? स्टेन कलरिंग एजेंट है, एक कलर है। ओके। उस कलर से हम क्या करते हैं? कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं जिसको हम स्टेनिंग प्रोसीजर कहते हैं, और उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया ने सेल एनवेलप में उस कलर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो बैक्टीरिया का कलर कैसा दिखेगा? जो बैक्टीरिया की कॉलोनी आएगी वो हमको कैसी दिखेगी? अगर जैसे समझिए स्टेन कौन से कलर का लिए? पिंक कलर का। ठीक है। पिंक कलर का स्टेन लिए तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 बैक्टीरिया को ग्रो करवाए। देखो ये सब प्रैक्टिकल नॉर्मली कैसे किया जाता है, जैसे कि ये आपका क्या है? एक पेट्री प्लेट है समझिए। ठीक है। ये पेट्री प्लेट में डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को क्या करवाया गया है? उनको ऐसे मतलब कुछ जो केमिकल वगैरह ये सब चीज़ें दी गई हैं जिसमें वो क्या कर जाए? ग्रो कर जाए। इसमें वो न्यूट्रिएंट्स दिया गया है जिसमें बैक्टीरिया क्या कर जाए? ग्रो कर जाए। ठीक है। तो समझ लो ये बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है। बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करें? एक स्टेनिंग प्रोसीजर अब शो करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्टेन को ले लेंगे तो वो हमको कैसे दिखाई देंगे? पिंक फॉर्म में दिखाई देंगे, क्योंकि हमने कौन से कलर का स्टेन डाला था? पिंक कलर का स्टेन डाला था, है ना। तो वो हमको किस कलर के दिखाई देंगे? पिंक कलर के दिखाई देंगे। तो जो पिंक कलर के बैक्टीरिया दिखाएंगे दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि वो कलर में नहीं दिखाई देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। ओके। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल किया जाता है। खैर आपको ये सब के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस अब आप ये याद रखना कि स्टेनिंग प्रोसीजर में ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्टेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और जो स्टेन को नहीं लेंगे अपने सेल एनवेलप में उनको हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ओके। फिर मैंने बताया था कि ये जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है? आपको ये बैक्टीरियाज को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है कि सेल का शेप कैसा होना चाहिए। यह सब चीज़ में कौन हेल्प करता है? सेल वॉल हेल्प करता है। ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि आउटसाइड इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है सेल को।
फिर मैंने बताया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके कुछ इंक्लूजन्स, मतलब ये एक्सटेंशंस होते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है ना। तो वो जो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। ये मीजोजोम किसके थ्रू बने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा एक्सटेंड होता है, ठीक है ना, तो वो जो एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से ये मीजोजोम्स फॉर्म हुए रहते हैं। फिर ये जो मीजोजोम्स होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म के होते हैं। तो ये कौन कौन से फॉर्म के होते हैं, ये वेसिकल फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्यूल फॉर्म में होते हैं और लैमिले फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो वेसिकल मतलब सर्कुलर फॉर्म में होंगे थोड़े, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा उनका, लैमिले भी ट्यूब लाइक ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। और ये जो मीजोजोम है इसका भी, ये भी हेल्प करता है किसमें, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में। ये सब मैंने आपको बताया था ना, ये सब आपको उसका फंक्शन याद रखना है कि मीजोजोम किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा है। तो मीजोजोम किस किस में हेल्प कर रहा है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, उसके अलावा डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है और डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है। तो मैंने बताया था डॉटर सेल्स किसको कहेंगे, जैसे कि सेल है तो ये आपका हो गया पेरेंट सेल। अब ये सेल का डिवीज़न हुआ तो जैसे 2 सेल्स बने तो ये आपके हो गए डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये जो डॉटर सेल्स हैं इनके डिवीज़न में, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है कौन, मीजोजोम्स, ओके। उसके अलावा भी मीजोजोम्स के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हेल्प करता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि इनमें कुछ क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स मतलब मैंने बताया था क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, पिगमेंट्स को कैरी करके रखते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स कंटेन करके रखते हैं। जैसे कि प्लांट्स में मैंने बताया था, प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण प्लांट्स हमको कौन से कलर के दिखते हैं, ग्रीन कलर के। तो उसी तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनमें भी क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होता है और ये क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट्स होते हैं। अब जो भी कलर का पिगमेंट होगा तो वो बैक्टीरिया, वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस कलर का दिखाई देगा, ओके। जैसे हम लोगों में कौन सा पिगमेंट होता है, हम लोगों में मिलानिन पिगमेंट होता है, ठीक है ना। फिर हमने ये देखा था कि बैक्टीरियाज जो होते हैं उन वो कैसे होते हैं, वो मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, ठीक है। तो जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब क्या, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, नॉन मोटाइल जो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मोटाइल है मतलब इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते होंगे। तो वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं आपके फ्लैजिला, ठीक है। तो बैक्टीरियाज में क्या होता है, फ्लैजिला, तो मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे समझ लो ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है तो इसमें ये इस तरह से क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। और ये जो फ्लैजिला का नंबर होता है ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में मतलब एक ही प्रेजेंट होगा या 2 ही प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग बैक्टीरियाज में अलग अलग नंबरिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लैजिला है ये इनको क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर ये जो फ्लैजिला है उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वो 3 पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका फिलामेंट, दूसरा होता है हुक और तीसरा होता है बेसल बॉडी, ठीक है। फिलामेंट मैंने बताया था, फिलामेंट कैसा होगा, ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर होगा फिलामेंट फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। हुक कुछ इस तरीके का हुक जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि किसी चीज़ को कैरी कर ले, ठीक है, किसी चीज़ में अटैच हो जाए। और एक आपका होता है बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये जो बेसल बॉडी वगैरह होता है ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ रहता है, फ्लैजिला, ये फ्लैजिला जो है ये सेल वॉल से एक्सटेंड हुआ रहता है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से वो पहले अटैच होगा, उसके बाद ही तो फिलामेंट फॉर्म में निकलेगा। तो जो फिलामेंट फॉर्म रहता है वो हमको आउटसाइड दिखाई देगा बैक्टीरियाज में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और बेसल बॉडी और हुक जो है वो थोड़ा सा एम्बेडेड फॉर्म में रहेगा, ओके। फिर हमने देखा था इनमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है फ्लैजिला के अलावा, दैट इज़ पिलाई, फिम्बरी। पिलाई जो होता है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। और फिम्बरी जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि सेल से निकले हुए रहते हैं। तो मैंने बताया था ब्रिस्टल लाइक मतलब क्या होता है, कुछ कड़े से टफ से स्ट्रक्चर्स होते होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिस्टल्स कहते हैं। जैसे हम लोगों के बॉडी में हेयर प्रेजेंट होता है तो समझ लो वही हेयर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा टफ फॉर्म में होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, बहुत कड़े होंगे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रिस्टल कहेंगे, ठीक है। तो ये जो फिम्बरी स्ट्रक्चर होता है ये इसी तरीके का होता है।
जो कि होस्ट टिश्यू में ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहने का मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोई ना कोई होस्ट बॉडी चाहिए रहता है ना। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, होस्ट बॉडी में अटैच भी तो होना चाहिए इनको, तो अटैच होने के लिए इन सब स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं वो, ठीक है। तो ये था आपका सेल एनवेलप के बारे में, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। तो आज इसका एक रिवीजन हो गया। अब सेकंड, आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। तो देखो, अभी हम जो भी स्टडी करें वो हम कौन से सेल्स में स्टडी करें, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी का स्टडी करें, ये कौन से सेल्स की अभी बात करें, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। क्या बता रहा है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं, किससे एसोसिएटेड होते हैं, वो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें टोटल 3 लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो 3 लेयर कौन कौन सा होता है आपका, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, सेल एनवेलप हमने देखा था ना, तो सेल एनवेलप 3 लेयर से बना होता है। तो एक होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, सेकंड होता है आपका सेल वॉल, है ना, और थर्ड लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सबसे इंटीरियर लेयर होगा वही तो ऑर्गेनेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करेगा, वही तो ऑर्गेनेल से थोड़ा जो अटैच्ड रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका राइबोसोम्स होता है ये किससे एसोसिएटेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, ओके। देन क्या बता रहा है कि ये जो राइबोसोम है उसका साइज़ कितना होता है, वो होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर उसका साइज़ होता है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब बहुत ही माइन्यूट साइज़ होगा, ओके। और ये 2 सब यूनिट से बने होते हैं। वो 2 सब यूनिट्स क्या होते हैं, 50S और 30S यूनिट्स, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये कितने सब यूनिट से बने होते हैं। तो ये कितने सब यूनिट से बने होते हैं, 2 सब यूनिट से। 1 सब यूनिट इज़ 50S एंड सेकेंड सब यूनिट इज़ 30S, ओके। यूकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन उनका जो यूनिट्स होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब 10 यूनिट ज़्यादा होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, ओके। तो टोटल हो गए कितने, 70S। मतलब देखो ये क्या कर रहा है, 50S प्लस 30S कर रहा है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि मैम 50S और 30S को प्लस करेंगे तो कितना S हो जाएगा, 80 सब यूनिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितने सब यूनिट दिखा रहे हैं, 50 और 30, मतलब 70 सब यूनिट के बारे में बता रहा है। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लो। तो देखो जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो थोड़ा ब्रॉड होगा स्ट्रक्चर में, ये 50 सब यूनिट है, ठीक है। और जो सेकंड सब यूनिट है जो कि 30S है, ओके। तो ये हो गया आपके राइबोसोम का स्ट्रक्चर। तो टोटल इसमें कितना सब यूनिट कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 70 सब यूनिट हैं। बट अगर हम 50 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना सब यूनिट आ जाएगा आपका, 80 सब यूनिट। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं बता रही हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ये जो 50 और 30S सब यूनिट है, तो ये 50S में 30S क्या है, अटैच्ड है ना, ये अटैच्ड है यहाँ से। तो ये अटैच होता है तो थोड़ा सा जो सब यूनिट होता है, मतलब ये जो थोड़ा सा जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये क्या हो जाता है, इसमें एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ओवरलैपिंग होने के कारण ये जो 10S है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये जो 10S सब यूनिट है वो दिखाई नहीं देता है, दैट्स वाई क्या कहा जाता है, 70 सब यूनिट, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि क्यों 70S। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि जो ये 2 सब यूनिट्स होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अटैच्ड होते हैं तो जिस पार्ट में वो अटैच्ड हुए रहते हैं वहाँ ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग होने की वजह से, ओवरलैपिंग मतलब क्या कह रहे हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा जुड़ चुका होगा, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर आ गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो होगा वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो वही सेम यहाँ पे बात हो रही है। तो इसीलिए 10 सब यूनिट जो है वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्या कहा जाता है, टोटल कितने सब यूनिट से बना होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, 70S से, ठीक है, 70 सब यूनिट से। तो यहाँ पे आपका वही लिखा है कि टोटल 2 सब यूनिट्स होते हैं, 50S और 30S, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70S। तो जब वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो कितना सब यूनिट बना लेते हैं, 70S। क्योंकि जब वो एक साथ प्रेजेंट है तो वो ओवरलैपिंग फॉर्म में है, और ओवरलैपिंग फॉर्म में 10 सब यूनिट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। फिर क्या बता रहा है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का एक साइट होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। याद रखना, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं उसको, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो क्या कर रहा है, आपका प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। सेल्स में प्रोटीन का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये जो जितना भी प्रोटीन वगैरह बनता है, हमारी पूरी बॉडी का जो बिल्डअप है, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स भी प्रेजेंट है, बट जो मेन चीज़ प्रेजेंट है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है इसको बनाने का काम कौन करता है, आपके राइबोसोम्स करते हैं। ओके, दैट्स वाई क्या कर रहा है कि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फिर क्या बता रहा है, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम। कह रहा है कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो एक सिंगल mRNA से अटैच्ड होते हैं और एक चेन को फॉर्म करते हैं, उस चेन को कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम। तो देखो याद रखना, जब भी वर्ड आता है आपका क्या, पॉली, जब भी आपका वर्ड आता है पॉली, तो पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, ठीक है ना। तो बहुत सारे कह रहा है, तो पॉली राइबोसोम्स कह रहा है मतलब बहुत सारे राइबोसोम की बात हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक mRNA के सिंगल चेन, जैसे कि ये क्या है आपका mRNA है। देखो mRNA बताने के पहले मैं आपको RNA बताती हूँ। आपने RNA और DNA का नाम तो सुना ही होगा 10th क्लास में, RNA एंड DNA, ठीक है ना। तो DNA हम लोगों का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। उसके अलावा हमारे सेल्स में RNA भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो RNA होता है ना, ये 3 टाइप के RNA होते हैं। एक होते हैं आपके rRNA, सेकंड होता है आपका mRNA और थर्ड होता है आपका वो tRNA। ओके, तो ये 3 टाइप के RNA हुए। तो ये जो rRNA होता है उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल RNA, ठीक है। ये R है, इसका मतलब क्या है, राइबोसोमल, ठीक है। तो राइबोसोमल RNA का फुल फॉर्म तो आपको पता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो rRNA को हम क्या कहेंगे, राइबोसोमल RNA कहेंगे। फिर सेकंड है आपका mRNA। तो M मतलब क्या होता है, मैसेंजर, मतलब ये मैसेंजर, मतलब मैसेंजर ऐप तो सभी लोग आप लोग यूज़ करते होंगे। मैसेंजर क्या करता है, मैसेज को इधर उधर करने का हेल्प करता है, ठीक है ना। तो मैसेंजर RNA का भी काम कुछ इसी तरीके का होता है। ओके, फिर सेकंड होता है tRNA। तो tRNA, T से क्या है, ट्रांसफ़र RNA, मतलब ये क्या करेगा, कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ों की स्टडी आप कौन से क्लास में करोगे, 12th क्लास में। 12th क्लास में आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप लोगों को इन सब चीज़ों की स्टडी बहुत अच्छे से करने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो खैर अभी बस आप अपने नॉलेज के लिए इतना रखो याद कि RNA जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, दैट 3 टाइप्स आर rRNA जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल RNA, mRNA दैट इज़ मैसेंजर RNA एंड tRNA दैट इज़ ट्रांसफ़र RNA। ओके, तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं mRNA की, ठीक है। तो समझ लो ये mRNA का एक चेन है, ठीक है। इस चेन में क्या जुड़ा हुआ है आपका, राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होंगे। तो वो कुछ इस फॉर्म में जुड़े होंगे, जैसे कि यहाँ छोटा सा यूनिट, बड़ा सा यूनिट, छोटा बड़ा, इस तरीके के बहुत सारे राइबोसोम जब mRNA में अटैच्ड होंगे तो वैसे चेन को हम क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं mRNA से। ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ योर mRNA, ओके। और ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका क्या है, राइबोसोम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने सारे राइबोसोम्स जो है mRNA की चेन में अटैच्ड हैं। तो वैसा जब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, या फिर उसी को हम कहते हैं पॉलीजोम, ठीक है। तो याद रखना इसको। फिर क्या बता रहा है, द राइबोसोम्स आर पॉलीजोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये क्या करते हैं, mRNA से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और mRNA से जो प्रोटीन फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ ट्रांसलेट लिखा है आपको, तो आपको यही नहीं सोचना है कि ट्रांसलेट यानी इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। ये जो पॉलीजोम्स होते हैं उसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, mRNA से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब ये जो मैसेंजर RNA है उससे क्या बनता है, प्रोटीन्स बनता है, ओके। तो इसमें जो हेल्प करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छे से आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी बस आपको जो चीज़ें याद रखनी है बस उतना ही याद रखिए, क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना।
तो देखो राइबोसोम्स जो होते हैं, कौन से अभी राइबोसोम की बात कर रहे हैं, जब बहुत सारे राइबोसोम्स mRNA की चेन्स में अटैच्ड हो गए हैं, ठीक है ना, तो उसको हम तब क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलीसोम है, तो पॉलीसोम में जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, mRNA से प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो जब mRNA से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो पॉलीराइबोसोम्स के जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प mRNA से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखना। देन इंक्लूजन बॉडी की बात हो रही है। इंक्लूजन बॉडीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं रिजर्व मटेरियल होते हैं कौन से सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज़ ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है ना, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये कोई मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते हैं और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो कौन कौन से ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये कौन से, ये ग्रैन्यूल्स क्या है, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, ओके। ये इंक्लूजन बॉडीज़ जो होते हैं ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। उसके अलावा क्या बता रहा है, कुछ गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो याद रखना, कभी गैस वैक्यूल्स का नाम सुने थे क्या, आप नहीं सुने थे ना, तो देखो आप सुन लिए ना। जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल बैक्टीरिया में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट किसके बारे में, इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत इजी टॉपिक भी था, इंटरेस्टिंग भी था, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ओके। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग, ओके।